अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी फैसिलिटेटर उम्मा रुमान। रियल कंडक्टेड इंटरव्यू का क्वेश्चन 431 में डिस्कस करने लगी हूं आपके साथ। डिफाइन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। अब इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग जो है ये दोनों ही चेकिंग के हवाले से हैं। मतलब इनका वर्क जो है वो चेकिंग है, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेती हूँ कि इंस्पेक्शन जो होती है वो एक फ्रीक्वेंट चेक होता है। मतलब टाइम टू टाइम नहीं होता या एक सीक्वेंस के साथ नहीं होता, बल्कि टाइम फैक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता इंस्पेक्शन में। इसमें ये होता है कि कभी कभार आप मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आप मॉनिटरिंग के सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि आप टाइम टू टाइम कभी भी जब आपको उनका मूड बनता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है तो आप जो है वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं। अब इसके अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आप एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे हमारे सीईओज़, डीईओज़ या डेप्टी डीईओज़ कभी कभार हमारे स्कूल्स का विज़िट कर लेते हैं ना, तो ये इंस्पेक्शन होती है। और जो मॉनिटरिंग होती है इसमें टाइम का फैक्टर होता है, ये कंटिन्यूअस होती है। मतलब एक प्रॉपर वक्फे के बाद ये दोबारा जो है कंडक्ट की जाती है। अगर इसकी एजुकेशनल सेक्टर की मैं एग्जांपल दूँ ना आपको, तो जो हमारे स्कूल में MEAs विज़िट करते हैं वो मॉनिटरिंग होती है। उसके अलावा जो हमारे AEOs हमारे स्कूल में मंथली 2 विज़िट्स करते हैं, वो भी हमारी मॉनिटरिंग में काउंट होंगे। ठीक हो गया। अब अगर इनको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो मैं छोटी-छोटी सी आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ कि इंस्पेक्शन इज़ द थर्ड पार्टी वैलिडेशन ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन। इट इज़ अ फ्रीक्वेंट चेक। ठीक हो गया। और मॉनिटरिंग को आप कहेंगे कि मॉनिटरिंग इज़ अ वैलिडेशन ऑफ एनी ऑर्गनाइजेशन, बट इट इज़ कंटिन्यूअस। क्वेश्चन 432 है गिव डेमो ऑन मोटिवेशन। अब ये तो आपकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच पे, आपकी अपनी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मतलब डिफ़ाइन करते हैं अपने पैनल के सामने। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं इसमें। लेकिन इसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट आप जो है पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। प्रीवियस नॉलेज चेक करने के बाद आप कास्टिंग के थ्रू या किसी अच्छे वे में मतलब अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनको, क्या वी आर गोइंग टू टीच मतलब अबाउट मोटिवेशन। और उसके बाद मोटिवेशन को अनाउंस करने के बाद फिर आप मोटिवेशन की डेफिनेशन उनके सामने रखेंगे कि मोटिवेशन इज़ अ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स आर यूजफुल टू अटेन एनी ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव किसी स्पेशल फिनोमिना के भी हो सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट मोटिवेशन की जो थीरीज़ हैं उनके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो, ERG थ्योरी बाय एल्डरफर, और मैकडोगल्स की जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी को कर सकते हैं, और हेंसबर्ग थ्योरी को कर सकते हैं डिस्कस। ट्राइआर्की को कर सकते हैं। ड्राइव रिडक्शन जो कि क्लार्क ने दी थी, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मोटिवेशन के हवाले से जितनी भी थीरीज़ हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं अपनी इस डेमो में। अब क्वेश्चन 433 है डिफरेंशिएट पावर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। आपको पता है कि स्पीड टेस्ट जो है वो हमें ये बताती है कि एक लर्नर जो है या अटेम्प्टर जो है वो कितना क्विकली किसी टेस्ट को अटेम्प्ट करता है, या एक जैसे अगर उसको डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो वो उनको कितना क्विकली परफॉर्म करता है। मतलब गिवन टाइम में या विद इन जो टाइम उनके लिए टास्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम असाइन किया गया होता है उसमें वो कितना तेज़ी से या कितने ज़्यादा आइटम्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन पावर टेस्ट जो है वो हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसने कितना अच्छा या कितने अच्छे मैनर में उस टेस्ट को कंप्लीट किया है। वो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात कर लें, या फिर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर लें, या जिस भी डेवलपमेंट को हम चेक करना चाह रहे हैं उस टेस्ट के थ्रू, तो उसके किस लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अगर हम इनको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो स्पीड टेस्ट टेल्स अस हाउ क्विकली एन इंडिविजुअल परफॉर्मर टेस्ट। और अगर पावर टेस्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पावर टेस्ट टेल्स अस हाउ गुड एन इंडिविजुअल परफॉर्मर टेस्ट। मतलब मैं इजी सी आपके साथ इसलिए डिस्कस करती हूँ कि इंटरव्यू में ना वो कोई लंबी चौड़ी आपसे नहीं पूछ रहे होते। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, वो आपसे फ़ौरन से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटर ये है कि मतलब आप छोटी-छोटी जो डेफिनेशंस हैं उनको लर्न करके जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपको अपने आंसर को जस्टिफिकेट ना करना आए। मतलब अगर वो आपको कहते हैं कि 3 मिनट तक बोलें, तो फिर ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल छोटी-सी लर्न तो क्यों, आप कहें जी मैम ने कहा था आपने छोटी-सी लर्न करनी है, बस आपका इंटरव्यू हो जाना है। ऐसा नहीं है। अगर वो आपको कह देते हैं कि 3 मिनट तक आपने बोलना है, तो फिर आपने 3 मिनट तक बोलना है। मतलब आपने जो डेफिनेशन दी फिर आप उसको इंग्लिश में, उर्दू में, मिक्स मेथड में डिफरेंट एग्जांपल्स दे के, डेली लाइफ एग्जांपल्स दे के फिर आपने उसको लंबा करके खींच के और फिर उनको डिफाइन करने की कोशिश करनी है। अब जी क्वेश्चन है 434 व्हाट इज़ होमवर्क एंड असाइनमेंट। अगर होमवर्क की बात करें तो आपको पता है कि ये एक वर्क होता है जो कि टीचर असाइन करता है कि आपने स्कूल आवर्स के बाद, बेशक वो घर में करें, ट्यूशन में करें, जैसे भी करें, तो ये क्रिएटिव होता है।
क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक हो गया। लेकिन जो असाइनमेंट होती है ये एक असाइंड वर्क होता है जो कि टीचर खुद प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। अब ज़रूरी नहीं कि वो होमवर्क हो, वो घर पे भी की जा सकती है, वो स्कूल में भी की जा सकती है। और सबसे मेन बात जो असाइनमेंट की है वो ये है कि टीचर जो है उसकी कंप्लीशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, जबकि होमवर्क के लिए इंस्ट्रक्शंस का होना ज़रूरी नहीं है, होमवर्क जस्ट असाइन कर दिया जाता है। जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 435 की, हाउ यू विल स्टॉप पीपल टू गो फॉर अकेडमी, कि आप किस तरह से बच्चों को अकेडमी जाने से रोक सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वे है ना बच्चों को अकेडमी से रोकने के लिए, आपका अपना जो टीचिंग स्टाइल है वो इतना फ्लोरिश्ड होना चाहिए, इतना अप टू डेट होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं आपके लेक्चर को लेना पसंद करें। ठीक है, जब वो आपको के लेक्चर को अटेंड करना पसंद करेंगे तो फिर नो डाउट वो अपनी इंटरेक्शन भी उसमें शो करेंगे। जब वो इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे तो नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। एक तो ये वे हो सकता है कि आप उनको अकेडमी से रोक सकते हैं। दूसरा एक ये वे भी हो सकता है कि आप अपने मतलब टीचिंग स्टाइल को इतना इन्हेंसिव या इतना अप्रिशिएटेबल बना लें कि बच्चे जो हैं वहीं बैठे बैठे उनको लर्न हो जाए। इतनी रिपीटेशन करवाएँ अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी, कोर करिकुलम की, इतनी आप रिपीटेशन करवाएँ कि बैठे-बैठे उनको लर्न हो जाए। ठीक हो गया? मैं ये नहीं कह रही कि आपने रोट लर्निंग करवानी है। मैं ये कह रही हूँ कि बार-बार जब रिपीटेशन होती है ना, रिवीजन होती है ना बार-बार किसी चीज़ की, तो फिर भी बच्चा जो है बहुत बहुत अच्छा मतलब गेन कर लेता है। तीसरा वे जो है वो ये हो सकता है कि आप टेस्टिंग बहुत ज़्यादा रखें। जब टेस्टिंग होगी ना तो बच्चा नो डाउट बहुत अच्छा फ्लॉरिश करेगा। और कोई भी माँ-बाप, मैं नहीं कहती कि उसको शौक होता है ट्यूशन फ़ी पे करने का। तो इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आप बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि बच्चे आपको स्कूल में इतना अच्छा मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्यों अकेडमी में अपने माँ-बाप का एहसास करें, क्यों आप लोग इस तरह से उनके पैसे को कितनी मुश्किल से वो कमाते हैं और आप वो वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये चीज़ उस वक़्त कह सकते हैं ना उनको जब आपका अपना लेक्चर जो है वो इतना इम्प्रेसिव होगा। और इसके अलावा आप अगर क्लासरूम में उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तब भी ये मुमकिन हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट्स का आपस में या आपका और अपने स्टूडेंट का आप रिलेशनशिप जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो इतना अच्छा बना लेते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स जो है आपको लाइक करते हैं, आपको आइडियलाइज़ करते हैं, तो तब भी वो मतलब जो है इस चीज़ को कम किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स का आपस में अगर इंटरेक्शन होगा तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो मतलब पीर ट्यूटरिंग की तरफ जाएँगे, पीर लर्निंग की तरफ जाएँगे, मतलब कंबाइंड स्टडी कर लिया करेंगे वो, तो फिर इस तरह से भी अवॉइड किया जा सकता है अकेडमी को। उसके अलावा मल्टीमीडिया का यूज़ अगर आप अपनी क्लास में करते हैं या डिफरेंट अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें भी जो है एकेडमी के चांसेस कम हो सकते हैं। उसके अलावा आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ईज़ी होना चाहिए, मतलब बच्चों के लेवल पे जब आप आके पढ़ाएँ ना तो फिर भी बच्चा जो है एकेडमी को अवॉइड करेगा, क्योंकि जब उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो उसको क्या ज़रूरत है फिर एकेडमी जाने की। और आपका जो असेसमेंट सिस्टम हो वो भी अप टू द मार्क हो, मतलब जो आपने पढ़ाया ना आपकी असेसमेंट उसी में से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया कुछ है और आप असेसमेंट किसी और चीज़ में से ले रहे हैं, तो इस चीज़ की वजह से भी बच्चे जो है एकेडमी को प्रेफर करने लग जाते हैं। क्वेश्चन 436 है, हाउ एविएट्स आर यूज टू अट्रैक्ट लर्नर्स। अब एविएट्स जो हैं उसमें अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर लेते हैं तो वो अट्रैक्टिव हो सकती हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मतलब आप टीचिंग को अट्रैक्टिव बना लें एवीएट्स के थ्रू, मतलब आप रियालिया ले आएँ क्लासरूम में, आप डियोरामा ले आएँ, मतलब डियोरामाज़ अरेंज करें। उसके अलावा आप फ़ील्ड ट्रिप्स का अरेंज कर लें उनके लिए, और ये भी अट्रैक्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आप अपनी टीचिंग का जो मेथड है, मतलब अपना एवीएट्स को प्रेज़ेंट करने का मेथड उसको थोड़ा-सा फ़नी बना लें। तो इस तरह भी बच्चे जो हैं बहुत अच्छा, मतलब एवीएट्स जो हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मतलब प्रूव हो सकते हैं। और वो किसी ने कहा है ना कि आई रीड एंड आई फॉरगेट, आई लिसन एंड आई रिकॉल एंड आई सा एंड आई रिमेंबर। तो एवीएट्स जो है नो डाउट जब हम किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं और सुनते हैं, मतलब जितनी हमारी जो स्किल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो नो डाउट हम ज़्यादा अच्छा रिमेंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन 437 पे आ जाए, वर्क ऑन व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब वर्क ऑन व्हाट तो आपको पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इसने वर्क किया है। और वाई क्यों किया है, तो वो इसलिए किया है सो दैट ही कैन एक्सप्लेन दैट हाउ कैन स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर मेंटल एबिलिटीज़, या इस तरह से कि हाउ द डेवलपमेंटल लेवल्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो प्रोसीड किस तरह से करते हैं। आप कुछ भी मतलब इस तरह से बता सकते हैं कि असल मेन मकसद जो था वो ये बताना था कि जो डेवलपमेंट लेवल है बच्चों का वो किस तरह से टाइम टू टाइम वेरी करता है और किस तरह से जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक हो गया। और हाउ
अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि मतलब उन्होंने अपने बच्चों पर ही किया था एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने 4 स्टेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई कॉग्निटिव डोमेन की। तो 0 से 2 साल तक के बच्चे जो हैं वो सेंसरी मोटर डोमेन में आते हैं, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। फिर 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 7 टू 11 होती है, एंड 11 टू जो अबव है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है 438, टेल सम फेमस पर्सनैलिटीज़ इन योर एरिया। तो ये तो जब आप अपनी सिटी की प्रोफाइल प्रिपेयर करेंगे तो उसमें नो डाउट आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये क्वेश्चन अगर वो कर भी लेते हैं तो आपकी सिटी की प्रोफाइल अगर रेडी है तो आपके लिए ये इशू नहीं है क्वेश्चन। 439, व्हाट इज़ डिज़ायर ऑफ़ योर लाइफ। तो ये आपकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच है। आप कह सकते हैं कि डिज़ायर ऑफ़ माई लाइफ इज़ टू बी अ लेक्चरर, या टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू सर्व द ह्यूमैनिटी आप कह सकते हैं, या जो भी आपका गोल है आप बता सकते हैं। 440, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है बहुत लेंथी है। सबसे पहले जो नेशनल अकेडमी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट है, या NBCT भी इसे कहा जाता है, इसको करिकुलम विंग भी कहा जाता है। मतलब ये क्या करती है कि मतलब ये देखती है कि न्यू ट्रेंड्स के साथ मीटअप करने के लिए हमें करिकुलम की जो है वो ज़रूरत है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो एक्सपर्ट्स को बुलाती है, रिसर्चर्स को बुलाती है, और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। इनवाइट करके फिर उसका एक ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। जब एक्सपर्ट उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि मतलब जितने भी फर्दर नीचे के लेवल्स होते हैं, जैसे आपके प्रोविंसेस हो गए, तो उनको उसमें जो है इंक्लूड किया जाता है कि मतलब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, हमने करिकुलम जो है उसकी आउटलाइन तैयार कर ली है। अब आप लोग आने चाहिए अपने अपने मतलब व्यूज़ दें, अपनी सूबों के हिसाब से जो आपकी रिकमेंडेशन हैं वो दें। फिर जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठते हैं, वो फिर उस पर अगेन वर्क करते हैं। फिर जितने कंटेंट राइटर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप कंटेंट रेडी करें। जब वो कंटेंट रेडी हो जाता है तो फिर वो अगेन जो है मतलब जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको असाइन मतलब उनको हैंड ओवर कर देते हैं जो कंटेंट राइटर्स होते हैं। फिर वो उसको अगेन चेक करते हैं। जब चेक करते हैं तो उस कमेटी से जब ये पास हो जाता है तो फिर भी अगेन करिकुलम विंग के पास चला जाता है। जब करिकुलम विंग के पास जाता है तो फिर एक्सपर्ट की एक और कमेटी बैठती है जो इसको एनालाइज करती है, इसको सिंथेसाइज करती है, और उसके बाद जो है इसको रेटिंग देती है या वेटेज देती है। फिर अगर वहाँ से भी ये इम्प्रूव हो जाता है फर्दर ये फिर जो है प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि यस इट इज़ ओके। फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हमारे 4 सूबों के टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, हर सूबा जो है हमारा हर प्रोविंस जो है वो अपने टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को वो कंटेंट प्रोवाइड कर देता है, और उसके बाद बुक्स पब्लिश होकर मार्केट में आ जाती हैं। क्वेश्चन 441 है, हाउ यू विल डेवलप करिकुलम एट कॉलेज लेवल। तो अब जितना भी मैंने आपको ये सारा घन चक्कर बताया है ना, ये कॉलेज लेवल पे ऐसे ही मतलब होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये हो जाती है कि मतलब जो एक्सपर्ट की कमेटी होती है ना, उसमें जितने भी जो चेयरमैन्स ऑफ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। जितने एक्सपर्ट होते हैं उनको मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। फिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट किए जाते हैं, उनकी कमेटीज़ बनती हैं। फिर वो खुद कंटेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं। बड़े बड़े राइटर्स या ऑथर्स की जो बुक्स होती हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि ये जो है सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मज़ीद उस पर वर्क किया जाता है, उसको फिर फाइनलाइज़ किया जाता है। अब अगर हम देखें क्वेश्चन 441 को, हाउ यू विल डेवलप करिकुलम एट कॉलेज लेवल, जी हो गया ये क्वेश्चन अभी हमने डिफाइन किया। 442 है, विच थिंग्स यू कंसीडर फर्स्ट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो नो डाउट जो हमारे आइडियोलॉजी है हम उसको देखेंगे। आइडियोलॉजी या फिलॉसफी जो है, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है उसको हम देखेंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है एंड आई एम ऑल्सो मुस्लिम, तो बीइंग अ मुस्लिम मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करूँगी, उस पर फोकस करूँगी, अपनी आइडियोलॉजी से अपनी फ़िलासफ़ी ड्रेन करूँगी, और इस्लामिक फ़िलासफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए अपने करिकुलम के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करूँगी। दिस विल बी माय फर्स्ट स्टेप फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। अब जी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 443 जो कि है व्हाट आर TQM। TQM जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, और उसकी जो फुल फॉर्म है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट असल में होती क्या है, उसमें ये होता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक कंपनी जो है वो मिलकर अपने उसके मतलब तमाम वर्कर्स मिलकर प्रोग्रेस पे जितना भी वर्क कर सकते हैं अपना बेस्ट देने के लिए उस पर वर्क करते हैं, और इसी चीज़ को क्वालिटी कहा जाता है। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही होती है, तो अगर एक वर्कर भी सिंसियरली वर्क नहीं करता तो फिर वो क्वालिटी जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो या रिलायबिलिटी जो है वैसी नहीं रहती। तो फिर वो क्वालिटी जो है वो मतलब रिलायबल नहीं होती, तो फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है
इस चीज़ से वो खारिज हो जाती है। मतलब टोटल का वर्ड है ना, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर इक्वली वर्क करते हैं, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी प्रोडक्शन जो है वो दे सकें। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो मतलब सेक्रेटरी एजुकेशन से लेके और हमारे पीएन के लेवल तक, क्लास 4 के लेवल तक, सब लोग अपना अपना काम अगर बिल्कुल ठीक से परफॉर्म करेंगे तो इसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हर बंदा अपने अपने काम की मैनेजमेंट खुद कर रहा होता है। टीचर है तो वो अपनी क्लासरूम की मैनेजमेंट कर रहा होता है, हेड है तो वो अपने स्कूल की मैनेजमेंट कर रहा होता है, डीईओ है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट कर रहा होता है, सीईओ है तो वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सारे इश्यूज़ के साथ जो है वो मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो हर बंदा कहीं ना कहीं अपने वर्क की खुद मैनेजमेंट कर रहा होता है। और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियलिज़म एंड आइडियलिज़म, जी ये दोनों फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियलिज़म जो है वो प्लेटो की अप्रोच है, और ट्रू मेंटल पिक्चर्स पे बात करती है, ये फॉर्म्स की बात करती है, इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। और अगर हम बात करें रियलिज़म की, तो रियलिज़म जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड का फिनोमेना है, ये अरिस्टोटल की अप्रोच है, और ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है। वर्ल्डली पर्सपेक्टिव पे ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है। अरिस्टोटल ने कहा था कि रियलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड, तो हम इसको कोट कर सकते हैं। और जो है इनमें डिफरेंट, मतलब ये तो बिल्कुल मानी हुई चीज़ है, और फिलॉसफीज़ पे हमें बड़ी कमांड होती है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब जो आपके माइंड में उस वक्त आता है आप बता दें उनको। 445 व्हाट इज़ क्रिएटिविटी इनेट और लर्निंग बेस्ड, जी इज़ क्रिएटिविटी इनेट और लर्निंग बेस्ड। अब वो ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो इनेट होती है इंसान के अंदर, या फिर लर्निंग बेस्ड होती है। तो आपने इसका जो आंसर देना है ना, वो एक बैलेंस्ड आंसर देना है, क्योंकि कुछ लोग बाय नेचर भी क्रिएटिव होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो उस चीज़ को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वायरमेंट से, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से क्रिएटिव हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्नेट है या कि जो है लर्निंग बेस्ड है। हम इस तरह से कहेंगे कि इन सम सिचुएशन इट इज़ इन्नेट, एंड इन अदर सिचुएशन इट इज़ लर्निंग बेस्ड। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक हो गया। 446 है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ मीट बाय डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग मीन्स सेलिंग द या सेटिंग द रूल्स एंड मेकिंग द ट्रू डिसीजंस दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो वो ऐसे रूल्स सेट करेगा जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी कंपनी के लिए हेल्पफुल प्रूव होंगे। तो इसी को हम कहेंगे जी डिसीजन मेकिंग। 447 है क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्पेक्यूलेटिव एंड पर्सपेक्टिव फिलोसफी। ये दोनों जो हैं फिलोसफी के आप ऐसे समझ लें, स्टाइल समझ लें इनको। तो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी जो है वो डील करती है हमारी थ्योरी मेकिंग के साथ, और रिलेट करती है ऑन्टोलॉजी के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि ऑन्टोलॉजी जो है वो नो डाउट स्टडी ऑफ रियलिटी है, और वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, और हमारी स्पेकुलेटिव फिलॉसफी जो है वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब जिस भी हवाले से हम थ्योरी डेवलप कर रहे होंगे तो वो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी में आ जाएगा। और अगर हम प्रेस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपको पता है कि प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि मतलब राइट एंड रॉन्ग, बैड गुड एंड बैड, मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, मतलब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो फिर ये रिलेट कर लेगी हमारी एक्सियोलॉजी के साथ। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 448 है, पीएचडी स्टैंड्स फॉर व्हाट। पीएचडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 449, एमफिल स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक हो गया। अब सीजीपीए स्टैंड्स फॉर, मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब एक जीपीए होता है और एक सीजीपीए होता है। तो मैंने ये कंफर्म किया है, मेरे बहुत सारे मतलब ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एलेबोरेट किया है कि मैम यही डिफरेंस है इन दोनों में। नो डाउट लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो मतलब ये चीज़ जो है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई अपने स्टूडेंट से कि इस चीज़ को उन्होंने एलेबोरेट किया कि जो जीपीए है जिसको हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो ये उस वक्त होती है जब हम सेमेस्टर्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब एट द एंड ये सेमेस्टर से पहले छोटे मोटे हमारे जो टेस्ट होते हैं उनकी भी एवरेज इंक्लूड होती है, तो ये जीपीए हो जाती है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो वो सीजीपीए होती है, मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। व्हाट इज़ एम्बेडेड लर्निंग, आपको पता है कि एम्बेडेड लर्निंग जो है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है। और व्हाट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग, तो ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है वो लर्निंग बाय बोथ मीन्स वदर फिजिकल और रादर ऑनलाइन। ठीक हो गया, मतलब दोनों क्लासेस इकट्ठी होती हैं। फिर आगे फ्लेक्सिबल लर्निंग और आगे इसकी मज़ीद डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं।
व्हाट आर द काजेज़ ऑफ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। अब इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं, ये एरिया टू एरिया वेरी कर सकती है। मतलब सबसे बड़ा काज इसका जो है वो पॉवर्टी हो सकती है, और जो पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है स्टूडेंट का, वो भी इसकी वजह हो सकती है। मतलब जब पेरेंट्स जो हैं वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो वो कहते हैं कि जी बच्चे को हमने छोटी एज से मेहनत का आदी बनाना है, वो शुरू से कमाने लगेगा तो फिर बड़ा होकर अच्छा कमाएगा। मतलब इस तरह से उनका एक माइंड सेट बना हुआ होता है, तो वो बच्चे को जो है खुद भी नहीं पढ़ाना चाह रहे होते पेरेंट्स। और चाइल्ड लेबर जो है, डिफरेंट सोशल इश्यूज़ जो हैं वो भी इसकी बुनियाद हो सकते हैं। उसके अलावा जो वडेरा सिस्टम है हमारे इलाकों का, ये वडेरे भी कहते हैं कि मतलब हमारे पास एट अ टाइम बहुत सारे सर्वेंट्स जो हैं वो मौजूद रहें, अगर ये एजुकेट हो गए तो फिर हमारी ग़ुलामी कौन करेगा। ये एक हकीकत है हमारे माशरे की, तो ये भी इसकी वजह हो सकती है। फिर दूसरा पुअर मेंटोरिंग भी हो सकती है। वो मेंटोरिंग आपके स्कूल काउंसिल के हवाले से हो, या आपकी अपनी मेंटोरिंग हो कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह से मेंटोर करते हैं, या आप अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है एज़ अ टीचर, एज़ अ स्कूल हेड। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर अवेयरनेस लाई जाए मीडिया के थ्रू तो इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है 454, टॉक अबाउट एन आर्टिकल ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है ड्रॉप आउट के हवाले से, कि हमारे इलाकों में ना वुमेन एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता या लाइक नहीं किया जाता, तो फिर ये भी एक वजह हो सकती है। जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट एन आर्टिकल ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल एजुकेशन फॉर ऑल के लिए है, या फिर एन आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो ये भी हो सकता है कि मतलब आप कोई आर्टिकल आपने पढ़ा और आप उसके बारे में बताएं। अब आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है तो आप उसको भी इसी पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल को किसी हवाले से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको आर्टिकल 25A के हवाले से बता देती हूँ कि जो आर्टिकल 25A है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पास किया था 2009 में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मतलब एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 5 to 16 ईयर के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये टीम्स के साथ रिलेट भी करती है कि मतलब ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, और अवार्डिंग वगैरह भी इसके हवाले से की गई है। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर को भी असाइन की गई हैं, और ECE और ECCE का भी वर्क इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। मतलब उसके हवाले से हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रही। उसके अलावा आप एजुकेशन फॉर ऑल में पीस एजुकेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि USA का एक प्रोजेक्ट था, अब ग्लोबली इस पे वर्क किया जा रहा है। और एक और बात मेरे माइंड में आ रही है आर्टिकल 25A एजुकेशन फॉर ऑल के हवाले से, तो जो सोशल लाइफ के हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए भी एक आर्टिकल है पाकिस्तान में, जो कि 38B है। ये मैं आपको एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इनको ना इसी तरह निमोनिक्स बना के ना लर्न किया हुआ था। 25A एजुकेशन फॉर ऑल एंड 38B जो है फंडामेंटल लॉज फॉर सोशल लाइफ। तो आप लोग भी इस तरह से निमोनिक्स बना के याद कर लें, कुछ पता नहीं है इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेते हैं वो। हाँ, 455 हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ये आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसके हवाले से मैं बहुत बार आपको गाइड कर चुकी हूँ। 456 व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको पता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ टाइप या मोड ऑफ एजुकेशन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एजुकेशनल एजेंसी। मतलब इसमें स्कूल का होना मस्ट नहीं है। इसमें ये जो है लाइफ लॉन्ग होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमारी होती है, इसका बेस्ट वे या बेस्ट सोर्स जो है वो मीडिया होता है। इसके हवाले से जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 457, व्हाट इज़ गैरी प्लान। जी, आपको पता है कि प्रेस्क्राइब्ड या रिटन बाय जो है गैरी था ये, जिसमें इन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से भी डिस्कस किया था। ठीक हो गया। और इनका जो पूरा नाम था ना गैरी का, उनका था विलियम रिट गैरी। तो जो गैरी प्लान है ना, इसमें असल में उन्होंने डिस्कस ये किया था कि जितने भी आपके स्कूल के फैसिलिटीज़ हैं, एक मैनेजर जो है उनको कितने बेटर वे में अटेन करता है, उनको कितने बेटर वे में मैनिपुलेट करता है, कितने बेटर वे में उनको यूज़ करता है। मतलब आपको बजट तो लो दिया जाता है, लेकिन आप उनसे प्रोडक्टिविटी जो शो करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और आप यकीन करें, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो वाक़ई इतने अच्छे मैनेजर्स हैं, और वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। मतलब कम बजट होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्कूल को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है और इतना अच्छा फ्लोरिश किया हुआ है कि मतलब उनके स्कूल में एंटर होते ही ना बंदे का एक बार तो दिल खुश हो जाता है। और यही एक एग्जांपल है हमारी, अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल दें तो गैरी प्लान की ये एक बेस्ट एग्जांपल है।
इसके अलावा हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसको भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, और पाकिस्तान का जो एक स्लोगन है लो कॉस्ट नो कॉस्ट, हम इसमें उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 458 है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग जो है साइकोलॉजिकल डायनामिक भी हो सकती है, सिंपल साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हो सकती है, उसके अलावा ह्यूमनिस्टिक भी हो सकती है काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है गेस्टाल्ट मतलब मिली जुली या मिक्स एज अ होल भी हो सकती है, और मतलब डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं काउंसलिंग की। अब इसका हिंट दूँ मैं आपको एक, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना इंटरव्यू में, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, मतलब साइकोलॉजी की जितनी भी 7 अप्रोचेज़ हैं ना, आप उन सब के नाम ले दें और साथ में वर्ड लगा दें जी थेरेपी, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। 459 है, आर यू फीलिंग एंग्जाइटी। मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या आपको एंग्जाइटी फील हो रही है। अव्वल तो आप इस चीज़ से इनकार कर दें जी मुझे नर्वसनेस तो है लेकिन एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि नर्वसनेस जो है वो लोअर लेवल होता है, एंग्जाइटी एक हायर लेवल की होती है। तो आप कह सकते हैं कि नो आई एम नॉट फीलिंग एंग्जाइटी, आई एम सम हाउ नर्वस एंड इट इज़ नेचुरल। मतलब अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि आप नर्वसनेस फील करते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं इस चीज़ को कि जी मैं एंग्जाइटी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आप वो आपसे लेवल पूछेंगे। तो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसके 4 लेवल्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर इट इज़ दैट माइल्ड लेवल। फर्स्ट लेवल जो होता है वो माइल्ड होता है, उसके बाद मॉडरेटिक होता है, उसके बाद सीवियर होता है, उसके बाद पैनिक होता है। और खुदा का वास्ता है सीवियर या पैनिक का नाम मत ले लीजिएगा, या मॉडरेटिक कह दीजिएगा या माइल्ड कह दीजिएगा। ठीक हो गया। 460 जो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश वेरी ब्रीफली, इस पर मेरी एक डिटेल में वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। मतलब मेरे चैनल पे बिल्कुल नीचे जाके ना आपको सेकंड लास्ट वीडियो मिलेगी। ये मैंने बिल्कुल तरतीब से अपनी वीडियोज़ अपने चैनल पर रखी हुई हैं, तो आप उसमें भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं, वरना आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा अपना प्रिपेयर भी किया होगा। होपफुली आपको जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।